दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात AMU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उन छात्रों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द कॉन्सेप्टम वाली बुक के साइंस वाले भाग से 8वीं इकाई को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के पास बच्चों द कॉन्सेप्टम वाली बुक है। ठीक है, तो मेरे साथ मैच करके पढ़ सकते हैं। और यदि आप लोगों के पास द कॉन्सेप्टम वाली बुक नहीं भी है बच्चों, ठीक है, तो अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके जो क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों के सामने बोलूंगा और आप लोग समझ के इसका आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इसका पहला सवाल ये है बच्चों एक्सरसाइज का, एथेन का आणविक सूत्र आप लोग पहले से भी जानते हैं क्या होता है, C2H6 होता है। अब इसके अंदर पूछा क्या गया इसको समझो। इसके अंदर पूछा गया है कि एथेन के अंदर कितने सहसंयोजक बंध बने होते हैं। समझ में आ रही है, यानी आपको एथेन का अणु सूत्र दे रखा है। ठीक है, क्या दिया, देखिए पहला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको दिया एथेन एक हाइड्रोकार्बन है। देखिए C2H6 इसका सूत्र है। ठीक है, ये दिया अभी आप लोग भी जानते होंगे। अब इसके अंदर ये पूछा गया कि इसके अंदर कितने सहसंयोजक बंध बने होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बंध बनते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध बनते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए स्टैंड, ये कार्बन कितने हैं बेटा, 2 कार्बन है। और ये क्या, एथेन है। क्या बेटा, ये एथेन है। अब देखिए नाम में आ रहा है एन, एन यानी ये कोई ना कोई एल्केन है। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, बात समझ में आ रही है। तो एन आ रहा था यानी एल्केन है। और एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बेटा क्या होता है, हमेशा सिंगल बंध होता है। ठीक है, तो देखिए 2 कार्बन है, पहले मैं कार्बन को बना लेता हूँ बच्चों। एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। ठीक है, अब देखिए मुझे हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करने होते हैं। देखिए हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए बेटा, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन की जो संयोजकता होती है बेटा वो क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, यानी कार्बन जब मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाएगा देखिए समझे, 1 2 3। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, इसके 4 बंध पूरे हो गए, 1 2 3 4। बात समझ आ रही है। इस प्रकार इस कार्बन के चारों बंधों को पूरा कर लिए, 1 2 3। और ये जो बीच वाला बॉन्ड है बेटा, ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को पूरा करिए। हाइड्रोजन कितने, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हाइड्रोजन भी देखिए पूरे हो गए। अब ये बॉन्ड गिन लो, कितने बंद है इसके अंदर, कितने बंद है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बंद है। तो कहने का मतलब क्या है, एथेन के अंदर जो होते हैं बेटा 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बेटा, 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध होते हैं बेटा। ठीक है, अब यही इसका ऑप्शन। ठीक है, बस समझ में आ रही है आप लोगों का। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, और इसके बाकी ऑप्शन क्या, 6 संयोजक बंध 6 भी नहीं होते, 8 भी नहीं होते, 9 भी नहीं होते, कितने होते, 7 होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। तो ऑप्शन में आ गया होगा, एथेन के अंदर कितने सहसंयोजक बंध होते हैं बेटा, आपके 7 होते हैं। अब इसके अंदर मैथेन के लिए पूछ सकता है, तो मैथेन को तो बहुत आराम से बताते हैं। मैथेन क्या होता है बेटा, CH4 होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो C सिंगल हो गया, 4 ये हो गया। देखो बात समझ में आ रही है, कितने बंध आपको दिख रहे हैं, बंद 1 2 3 4। तो मैथेन के अंदर कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, 2 सहसंयोजक बंध होते हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, मैथेन के अंदर कितने सहसंयोजक बंध होते हैं बेटा, 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। और एथेन के अंदर कितने होते हैं बेटा, 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर में दिया बेटा ब्यूटेनॉन, यानी एक कीटोन है जिसके अंदर क्रियात्मक समूह क्या होता है, CO होता है। क्या होता है बेटा, CO होता है। ठीक है, तो क्या है देखिए, ब्यूटेनॉन चतुष्क कार्बन यौगिकों का मतलब क्रियात्मक समूह पूछा है इसके अंदर। ठीक है, देखिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को सवाल क्या है। देखिए आपको दिया ब्यूटेनॉन। ठीक है, और इसके अंदर क्या पूछा है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो ब्यूटेनॉन क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और ये CH3, ये क्या बेटा, ये ब्यूटेनॉन है। क्या है, ब्यूटेनॉन। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है। मैथ एथ प्रो ब्यूट, बात समझ में आ रही है। आपने IUPAC नेमिंग पढ़ी होगी हाई स्कूल में, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हैप हैक्स हैप्ट एंड नॉन एंड डैप। बात समझ में आ रही है। तो ब्यूट आ रहा ना, ब्यूटेनॉन, मैथ एथ प्रो पेंट ब्यूट। बात समझ में आ रही है, यानी कार्बन की गिनती अगर 1 कार्बन है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, इसको मैथ बोलते हो। 2 कार्बन पे क्या बोलते हो बेटा, इसको एथ बोलते हो। 3 कार्बन पे क्या बोलते हो बेटा, आप इसको प्रो बोलते हो। और 4 कार्बन में क्या बोलते हो, 4 कार्बन बोलते हो आप ब्यूट बोलते हो। तो ये ब्यूटेनॉन है ना, इसलिए मैंने 4 कार्बन लिए, 1 2 3 4। तो ये तो हो गया आपका ब्यूटेनॉन। क्या हो गया बेटा आपका
ब्यूटेनॉन हो गया। अब इसके अंदर ये पूछा है कि इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो बेटा कीटोन कोई सा भी हो, कीटोन कोई सा भी हो, उसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो CO होता है। बेटा क्या होता है, CO होता है। बात समझ में आ रही है। अगर ये तो चलो ब्यूटेनॉन के लिए, आपसे एसीटोन के लिए पूछ लिया जाए तो एसीटोन क्या होता है, CH3 CO, और ये CH3, ये क्या है, एसीटोन है। बात समझ में क्या है, ये एसीटोन, ये इसको प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं, क्यों 3 कार्बन आ रहे हैं, मैथ एथ प्योर प्रोप, यानी तीन कार्बन आ रहे हैं तो 3 कार्बन में कहता है प्रोप, यानी कि प्रोपेनॉन भी है। ठीक है, आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, प्रोपेनॉन है, और जनरल नाम क्या है इसका, एसीटोन है। तो इसके अंदर क्रियात्मक समूह क्या हो गया, CO हो गया, यानी कीटोन कोई सा भी हो। बात समझ में आ रही है। तो इनका जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा क्या होता है, वो कार्बन और ये डबल बॉन्ड, ये क्या होता है, कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है। बात समझ में आ रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्यूटेनॉन के अंदर जो क्रियात्मक समूह बेटा वो क्या है, CO है। ठीक है, अच्छा, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो देखिए हाँ इसके अंदर ये पूछा है, तो ये ब्यूटेनॉन है, क्या होगा, एक कीटोन होगा, क्या होगा ये भी मैं बता देता हूँ, क्या होगा, कीटोन। ठीक है, नाम से आ रहा है ब्यूटेनॉन, कीटोन, ऑन शब्द आ रहा है, वैसे क्लियर हो जाएगा, कीटोन की बात चल रही है यानी CO की बात चल रही है। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा C ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए स्टैंड याद कर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इससे पहले जो कर दिया वो 1 था। अब तीसरे क्वेश्चन में कहा है बेटा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है। ये बात तो समझे, खाना बन रहा है, ठीक है, अब बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, उसका मीनिंग क्या है बेटा, उसका ये मीनिंग होता है कि उसका जो बर्तन के नीचे जो ईंधन जल रहा है बेटा, ठीक है, वो पूर्ण रूप से नहीं जल पा रहा है। बात नहीं, क्योंकि उससे क्या लग रहा है, स्मोक यानी धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, काली होती है। इसका तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर B ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है। बात समझ आ रही है। यानी खाना बनाते समय अगर बर्तन की तली काली हो रही है तो इसका मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर जो आग जल रही है, ठीक है, तो वो जो ईंधन जल रहा है वो पूर्ण रूप से नहीं जल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, स्मोक यानी धुआं निकल रहा होगा, जिसकी वजह से वो काली हो रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो बेटा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल B ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, पश्चिम आ रही है, इनका पूछा आपसे सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए मैं लिख के समझाऊंगा इस चीज को आपको। देखिए इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने पूछा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे मान लीजिए, देखो मैं आपको एग्जांपल CH3 COOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो CH3 COO और ये OH, तो इसमें जो ये जो चीज़ होती है COOH, ये तो इसका क्रियात्मक समूह है यानी फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इसका सूत्र क्या होता है वो पूछा है। तो इसका सूत्र बेटा होता है, मैं देखिए ये होता है, देखो CnH2n+1 और ये होता है बेटा आपका COOH, ये इसका क्रियात्मक समूह होता है। अब देखिए कैसे बनता है, n क्या है, n देखो n बराबर मैं 1 लिखता हूँ, n बराबर कितना लिखता हूँ, देखो n बराबर 1 पर दिखाता हूँ आप निकाल कर, n बराबर 1। ठीक है, जब मैं n बराबर 1 लिखूंगा तो देखो C1 हो जाएगा, बात को समझें। ठीक है, H और 2 × 1 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, प्लस के बाद नहीं पहले से चल रहा है, और ये जो आपका COOH इसको ऐसे लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो C1 को तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, C हो गया, और 2 × 2 हो जाएगा, और एक कितना जगह 3 यानी CH3 हो जाएगा, और ये जो COOH बेटा वो आपका ऐसे ही रह जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये क्या गया CH3 COOH, यानी आपका क्या गया, एसिटिक अम्ल आ गया, यानी आईयूपीएसी नाम बोला है तो एथेनिक एसिड आ गया। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सामान्य सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है, CnH2n+1, और क्या होता है, ये COOH होता है। एल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पे OH आ जाता है। एल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पे CHO हो जाता है। बस समझ में आ रही है। एल्कोहल के लिए क्या होगा, देखिए बता देंगे। अगर एल्कोहल की बात करते हैं हम, एल्कोहल के लिए सूत्र अगर आ जाए आपसे, एल्कोहल के लिए भी समझ लो, तो एल्कोहल के लिए जो होता है बेटा वो ये होता है, देखिए CnH2n+1 और ये क्या होता है बेटा, OH होता है। अब अगर आपसे एल्डिहाइड के लिए आ जाए, किसके लिए बेटा, एल्डिहाइड के लिए, तो कैसे बताओगे, एल्डिहाइड के लिए बोलिए है CnH2n+1 और ये क्या होता है, ये CHO होता है। पसंद में आप लोगों को। तो याद रखें एल्कोहल के लिए क्या होता है, OH होता है। ये देखो ये चीज़ बिल्कुल सेम है, ये चीज़ बिल्कुल सेम है, यानी ये एल्किल श्रेणी है, आपने पढ़ी होगी शायद हाई स्कूल में। ठीक है, और नहीं पढ़ी हो तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए एल्कोहल क्या होता है, CnH2n+1 OH होता है, और एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, CnH2n+1 और CHO होगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो कहता है CnH2n+1 और COOH होता है। जहाँ ये जो चीज़ इसका COOH, ये क्या है इसका क्रियात्मक समूह है, ये क्या इसका क्रियात्मक समूह है स्टैंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी।
तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH10+1 और COOH होता है। ये इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 को इंपोर्टेंट करके समझें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अंदर ये कहा गया है बच्चों कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन को हम दहन कर दें, मतलब उसको जला दें, तो हमें क्या क्या मिलता है उत्पाद के रूप में। बात समझ में आ रही है? जैसे मीथेन है, मीथेन को जब हम जलाएंगे तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर तो बता दूंगा, आपको मिलेगा वाटर और मिलेगा CO2 यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे आता है जरा ध्यान समझें। देखिए इसके अंदर ये पूछा गया, मान लीजिए कोई CH4 यानी ये मीथेन है, क्या बेटा ये मीथेन। बात समझ में आ गई। इसका मुझे दहन करना है, इसको मुझे जलाना है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जलती है बेटा तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, किसी भी बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इसको अब मैं जला रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखिए आपको मिलेगा जल और CO2 मिलेगा, जल और CO2, ठीक है। अब देखिए जल की बात करें तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अब देखिए जल के एक सूत्र बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन है कितने? 4। तो जब देखिए एक जल का अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी 2 हाइड्रोजन जल का एक अणु बनाते हैं, तो 4 हाइड्रोजन कितने बनाएंगे? 2 बना देंगे। यानी बात समझ में आ रही है, आपका क्या जाएगा? 2H2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी इसको बैलेंस करके भी समझाऊँ आप लोगों को, ठीक है। और क्या बनेगा आपका CO, अभी 2 कार्बन रहेगा तो ये क्या बनेगा आपका CO2 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ये आपका CO2 बनेगा। तो ये तो ये दोनों मैन उत्पाद। अभी के लिए को बैलेंस करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन बिल्कुल पूरे हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 तो ये आएंगे और 2 ये आएंगे, 4 होंगे। तो बेटा यहाँ पे 4 लगा, 2 लगा दीजिए। तो देखो 4 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 ये आएंगे और 2 बेटा आपके ये आएंगे। हाइड्रोजन देख लो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन 2 2 4 ही आएंगे, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन अभी भी देखो आपका 1 है। बात समझ में आ रही है? और ये क्या बेटा, यही तो हाइड्रोकार्बन है, यही तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन और कार्बन 2 चीजें हों। बात समझ में आ रही है? तो ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन। अब जब इसको हमने दहन कर दिया, क्या कहते हैं बेटा, दहन कर दिया, जला दिया, तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिला? एक तो वाटर मिला और ये क्या मिला? CO2 मिला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो याद रखना बेटा, बहुत अच्छा सवाल ये है। देखिए जब भी किसी हम हाइड्रोकार्बन का दहन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? उत्पाद के रूप में आपको जल मिलता है और क्या होता है? CO2 मिलता है। वास्तव में जल कैसे मिलता है? वाष्प के रूप में मिलता है और CO2 गैस के रूप में मिलता है, यानी काला काला धुआं जल के जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, तो जल मिलेगा भाप के रूप में और CO2 मिलेगा आपको धुएं के रूप में, जब किसी हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 6 की। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का ही क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 5, ठीक है। तो याद रखें, जब किसी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जल मिलेगा और CO2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लगा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? एथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल का मतलब क्या हो गया? एथिल अल्कोहल, यानी इसका आईयूपीएसी नाम दे दिया। आईयूपीएसी नाम को आपको याद आना चाहिए। मैंने कहा इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? इथेनॉल का मतलब क्या हो गया? एथेनॉल। एथेनॉल का बच्चे मीनिंग होता है एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। यानी कहने मतलब ये इसका साधारण नाम है और ये इसका आईयूपीएसी नाम है। क्या है बेटा? आईयूपीएसी नेम है। बात समझ में आ रही है? तो ने कहा पूछा एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5 और ये OH होता है। इसका क्वथनांक पूछा है। क्वथनांक देखिए, इसका क्वथनांक बताने के लिए बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया है कि केल्विन में दिया है। देखो अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो आपको टिक करके आना है 78 डिग्री सेल्सियस। कितने बेटा? 78 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक होता क्या है? क्वथनांक होता है बेटा वह निश्चित ताप जिसपे कोई लिक्विड बॉयल हो जाता है, अर्थात उबल जाता है। तो एथिल अल्कोहल कितने पर उबल जाता है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आपको केल्विन में मान दिया हो, केल्विन में, तो आपको लगाना पड़ेगा 351 डिग्री, 351 केल्विन, यानी 351 केल्विन। बस समझ में आप लोगों को? इसके अंदर क्या किया मैंने? इसमें 273 जोड़ दिया। 273 जोड़ोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपका डिग्री सेल्सियस में मान पूछा जाए तो आप लगाएंगे 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपसे केल्विन में पूछा जाए तो आप कितना लगाएंगे? 351। बात समझ में आ रही है? यानी 351, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, डिग्री सेल्सियस में आएगा तो आप ये टिक करके आएंगे और केल्विन में आएगा तो आप ये टिक करके आएंगे। किया कुछ नहीं है, इसके अंदर मैंने 273 ऐड कर दिया। जब इसको ऐड करके देखो बच्चों तो कितना आ जाएगा? कि 351 ही आ जाएगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आप 273 ऐड ही करते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक होगा कितना होगा? केल्विन में 351। डिग्री सेल्सियस में दिया नहीं, केल्विन में दिया, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अच्छा
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कहा गया है पेंटेनॉन, पेंटेन, पेंटेन के कितने सनात्मक समावयव संभव है। देखिए पेंटेन क्या होता है, पेंटेन जिसके अंदर 5 कार्बन हो, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। यानी देखिए मैं CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन हो गए और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसके अंदर ये पूछा इसके कितने सनात्मक समावयवी होते हैं, ठीक है। यानी इसके समावयवी पूछा तो इसके जो पेंटेन के जो समावयवी होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, 3 समावयवी होते हैं। कितने बेटा, 3 समावयवी। यानी कहने का मतलब ये कार्बन को अगर नॉर्मल कार्बन के रूप में लिखना है, ये नॉर्मल आपको बताना है, नॉर्मल एल्केन तो क्या है ये पेंटेन हो गया। लेकिन इसकी और संरचना अगर हम खींचे, हालांकि वो आपको खींचने पूछी नहीं गई है, आपको याद रखना है पेंटेन कितने समावयवी होते हैं बेटा, 3 समावयवी होते हैं। कितने होते हैं, 3, ठीक है। चलिए याद हो गया होगा आप लोगों को। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्वेश्चन नंबर ये 7 का क्वेश्चन, ठीक है। पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए शराब, वाइन जो पी जाती है स्टूडेंट, ठीक है, गंदी बात है, नहीं पीना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो शराब यानी वाइन होती है, क्या होती है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है, या प्रोपिल अल्कोहल। तो क्या होती है, एथिल अल्कोहल होती है बेटा। कितनी होती, क्या होती है, एथिल, यानी जो हम दारू पीते हैं उसमें क्या होती है, ये होता है बेटा एथिल अल्कोहल, C2H5 और ये OH। बात समझ में आ रही है, शराब, ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइन, WIN, वाइन। क्या होती है ये, एथिल अल्कोहल। कहते हैं ना पार्टी में गए थे पार्टी करने के लिए, तो सोचा था कि इंग्लिश की मिलेगी, लेकिन क्या गया टुकड़ा ठर्रे पिला दिया, यानी अल्कोहल ही पिला दिया। बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को। शराब में क्या होता है बेटा, अल्कोहल होता है। वो कौन सा अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल मत टिक कर देना। बात समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ चुका होगा। शराब के अंदर क्या होता है बेटा, आपका एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटा, तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड यानी आयुपेशी नाम दे दिया इसने, आयुपेशी नाम एथेनोइक एसिड, ठीक है। अम्ल का सूत्र क्या होता है, यानी एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, अभी तो मैं पढ़ाया था आप लोगों को, क्या होता है CH3COOH, ठीक है। आयुपेशी नाम में क्या है, ये एथेनोइक एसिड है, लेकिन साधारण नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। बस समझ में आ रही है। तो यानी ये क्या है, एथेनोइक एसिड, ये क्या है इसका आयुपेशी नाम है, लेकिन साधारण नाम क्या है इसका, साधारण नाम बेटा इसका एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, जिसे सिरके में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। बात समझ में आ रही है। तो एथेनोइक एसिड का जो सूत्र होता है वो कहता है CH3COOH होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, एथेनोइक एसिड होता है। लेकिन यहाँ पे कहा क्या गया, यहाँ का उल्टा क्वेश्चन को घुमा दिया, उसने ये कहा एथेनोइक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, यानी इसका एथेनोइक एसिड का मतलब एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH होता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 9 था, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। देखिए सिरके में कार्बनिक अम्ल होता है, सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है, अभी तो बता रहा था, सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है बेटा, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है सिरके के अंदर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, अब देखिए एसिटिक अम्ल नाम नहीं लिखा उसने, क्या दिया उसने, आयुपेशी नाम लिख दिया। तो आयुपेशी नाम आ गया तो क्या हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया। बात तो समझ में आ रही है। सिरके के अंदर क्या होता है, वैसे तो एसिटिक अम्ल होता है, साधारण नाम दिया नहीं उसने, आयुपेशी नाम दिया है। आयुपेशी में क्या लगाएंगे आप, एथेनोइक एसिड लगाएंगे, क्योंकि एसिटिक अम्ल का ही आयुपेशी नाम क्या है, एथेनोइक एसिड है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो सिरके के अंदर क्या होता है बेटा, एसिटिक अम्ल, या इसका आयुपेशी नाम में बोले तो एथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा तो ये क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 10 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए जो सही आंसर है मैं केवल वही बता रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, जो गलत है उसको हम क्यों डिस्कस अपना टाइम पर बात करें स्टूडेंट, ठीक है। तो सवाल नंबर 11 में कहा गया है, देखिए साबुन क्या होता है, साबुन, साबुन क्या होते हैं बेटा, लंबी, ऑप्शन बता रहा हूँ। देखिए पहला ऑप्शन, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण या पोटेशियम लवण होते हैं। बिल्कुल यही आंसर राइट है, यही आंसर बिल्कुल राइट है। देखिए साबुन का सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या था, C17H35 COO बात समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं सोडियम स्टीएरेट। अगर यहाँ पे आप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये सब क्या है, ये आपके साबुन है।
बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही मेरे आप लोगों को? तो क्या होते हैं ये होते हैं बेटा लंबी श्रृंखला वाले। आप श्रृंखला देखिए, आप देखो 17 कार्बन की बहुत बड़ी चैन बनेगी, बहुत बड़ी चैन बनेगी 17 कार्बन की। फिर उसमें हाइड्रोजन 35 बैलेंस करना, तो बहुत बड़ी चैन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो साबुन जो होते हैं बेटा लंबी श्रृंखला के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ आपका के भी लिखा जा सकता है और यहाँ पे आपको ये आपका ये भी हो सकता है, सोडियम और पोटेशियम लवण ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा आपका ये था 11। क्वेश्चन नंबर आप 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है, देखिए ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 12 लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? अभी में तो आपको बता रहा था एल्कोहल वाला। एल्कोहल की श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और ये होता है बेटा आपका OH। ये सूत्र है एल्कोहल श्रेणी का। अब देखो n बराबर 1 लिख लो, n बराबर 1 तो 1 लिखूंगा तो C 1 हो जाएगा 2 × 1 n 2n है ना, और ये प्लस के 1, ठीक है। और ये क्या हो गया? OH हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए। C 1 को लिखते नहीं, ठीक है। 2 × 1 2 हो जाएगा 3 यानी CH3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। क्या हो गया? ये मेथिल एल्कोहल हो गया। बात समझ में आ रही है? n बराबर जब 2 लिखोगे तो आपका क्या मिल जाएगा? n बराबर 2 पे मिलेगा आप लोग को C2H5 और ये OH मिल जाएगा, एथिल एल्कोहल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है? CnH2n+1 और ये OH होता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ये उसका ऑप्शन बेटा कौन सा ठीक है? इसका C ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब इसके अंदर पूछा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, इनको बनाने के लिए कौन सा सूत्र होता है वो उसने पूछा है। तो एल्केन का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है CN। एल्केन का जो सूत्र होता है एल्केन का, ठीक है स्टूडेंट, क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है इसका CnH2n+2 होता है। नोटिस करो, अब इससे पहले मैं 1 लिखा था, आप कितना 2 होता है, ठीक है। देखिए n बराबर लिख के n बराबर 1 लिख लीजिए। तो लिखिए C1 को मैं लिख नहीं रहा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 × 2 हो जाएगा स्टूडेंट, चलो लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, +2, ठीक है। तो 1 को लिखेंगे नहीं, C1 ऐसे होता जाएगा, इस 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दूनी के n वाला कितना रखना? 1 रख रहा हूँ ना, तो n जब 1 रखूँगा, माफ कीजिए 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये CH4 बन गया। बात समझ में आए लोगों को? तो ये क्या मेथेन है? तो एल्केन का जो सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n+2 होता है। बात समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का, और ये इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। 13 का ए, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहा क्या गया देखिए, सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो याद रखना 5 से 8%, 5 से 8%, इससे ज़्यादा नहीं होता। यानी जो आपका सिरका होता है, सिरका, ठीक है, जो तुम जिससे खटाई या अचार वगैरह डालते हैं, सिरका, इसके अंदर क्या होता है? एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये इसका सूत्र है वो कितना था? 5 से लगभग 8% के बीच में क्या होता है आपका एसिटिक अम्ल होता है सिरके के अंदर स्टूडेंट, ठीक है, सिरका। बस समझ में आ रही है? तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन है? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अच्छा, साबुन का कौन सा भाग जलरागी होता है? यानी जो जल के साथ रिएक्शन, यानी कपड़े जब धुलते हैं तो ये कहा गया है कि उसके अंदर जो साबुन के साथ जो क्रिया करता है, ठीक है, जो जलरागी होता है उसके अंदर एक जलरागी होता है और एक जल विरागी होता है। बस समझ में आ रही है? तो इन्हें कहा है कि कौन सा भाग जलरागी होता है। बस समझ में आ रही है? तो जलरागी क्या होता है? जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन की लंबी चैन, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन है क्या नहीं, क्या पढ़ते हैं देखिए। साबुन का कौन सा सिरा जलरागी होता है? C+, बिल्कुल नहीं। CH3COO, ये बिल्कुल नहीं। CH3COO, बिल्कुल नहीं। यानी इसके अंदर डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके अंदर कोई भी इसमें ऐसा भाग नहीं जो उसका जल से रिएक्शन करता हो। जल से रिएक्शन करने वाला कौन सा भाग होता है? C17H35COO, ठीक है, उसके अंदर तो माइनस लगा था, यानी इसको जब ब्रेक करेंगे तो COO माइनस जो आएगा तो वो जलरागी होता है, लेकिन वो चीज़ इसके अंदर है नहीं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी इसके दिए गए ऑप्शन जो है सी पॉजिटिव है, ठीक है। यानी आपका C पॉजिटिव दिया है और आपको दिया है एसिटिक अम्ल दिया है, क्या दिया है? CH3COO दिया है, और ये क्या दिया आपको? SO3, और ये आपका दिया बेटा आपका Na दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी भाग जलरागी नहीं है, यानी इसमें कार्बन की चैन है ही नहीं, तो ये इसका कौन सा? कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इनमें कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 15, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, देखिए इसके अंदर का है
एल्कोहल का पूर्व लग्न क्या होता है? एल्कोहल, ओल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? ओल। एल्कोहल में क्या जोड़ते हैं हम? ओल जोड़ते हैं। हिंदी में बोले तो ऐसे ओल जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन कौन से पे बेटा? इसका बी ऑप्शन है। एल्कोहल में क्या जोड़ते हैं? ओल जोड़ते हैं। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो पूर्व लग्न क्या रहता है इसके अंदर? ओल करते हैं, ठीक है। अच्छे से बताया एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जैसे मैंने कहा एस्टल्डिहाइड, ठीक है, CH3 COO और ये H। तो ये जो ये क्या क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह क्या होता है? CH होता है, ये कार्बन के बीच में डबल, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो CH3 और ये CHO, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने केवल बॉन्ड के रूप में दिखाया है। तो एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा? CHO होता है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कीटोन का क्या होता है? C होता है। एल्कोहल का क्या होता है? OH होता है, ठीक है। और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या होता है? COOH होता है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए पूछ लिया जाए तो क्या होता है? COO और ये क्या होता है? OH होता है। बात को समझें, देखो COO और यहाँ पे क्या है? H है, यानी ये एल्डिहाइड और ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर यहाँ पे CH3 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? ये आपका एस्टिक अम्ल हो जाएगा। CH3 COOH हो जाएगा। और ये क्या? CH3 CHO है, CHO ये एल्डिहाइड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियात्मक समूह क्या होता है? ये होता है। जबकि एल्डिहाइड का होता है ये होता है।